हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती को नाटक और मूवीज में कुछ खास दिलचस्पी थी और पुनीत सुपरस्टार के लिए तो वो दीवानी थी। वो जब देखो अपनी आंखें टीवी में गड़ाए रखती, जिस वजह से उसके चेहरे पर मोटा चश्मा हमेशा लगा रहता। लेकिन भाई अब शौक के क्या ही कहने, वो कहाँ किसी की कुछ सुनने वाली थी। एक दिन वो ऐसे ही आंखें गड़ाए टीवी के एकदम पास बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ काजल उसके पास आती है। अरे मुई जा, इस टीवी में ही घुस जा या फिर थोड़े पीछे होकर बैठ जा। ये लोग निकलकर टीवी से बाहर नहीं आएंगे। जानती हूँ माँ, लेकिन इनको पास से देखो तो इनको देखती हूँ ना तो दिल को एक सुकून सा मिल जाता है, इसलिए पास से देख रही हूँ। पास से देखने के लिए आंखें भी ठीक तो होनी चाहिए। हर महीने तेरी हाइट और वजन की तरह तेरी आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, जानती है ना तू? बस बस माँ चुप हो जाओ, पुनीत सुपरस्टार का इंटरव्यू आ रहा है, ये खत्म हो जाए तो टीवी बंद कर दूंगी पक्का। बस इतने ना, आप मुझे परेशान मत करो। आरती की माँ उसको आगे कुछ नहीं समझाती और आरती टीवी देखने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के पिता एक पंडित थे। वो आरती के सामने 4-5 लड़कों की तस्वीरें रख देते हैं। देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये कुछ लड़के देखे हैं, तुझे जो पसंद है चुनकर बता दे। ये धीरज है, ये मुकेश है, ये मधुर है और ये राजन है। नहीं पापा, इनमें से कोई नहीं। ना तो इनके नाम पुनीत जी से मिलते हैं और ना ही शक्लें। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करने वाली। ये पुनीत जी कौन है? तू किसी को पसंद करती है क्या? मुझे बता सकती थी, मैं उनके घर जाकर तेरी शादी के लिए बात करता। आखिर मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ और है ही नहीं मेरी बच्ची। तभी वहाँ काजल आती है। अजीब बात तो तब करेंगे ना जब वो हमसे मिले। ये कोई आस पड़ोस के पुनीत की बात नहीं कर रही, सुपरस्टार पुनीत की बात कर रही है। हे राम, ना जाने किस ग्रह नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, प्रभु ही जाने। इसके लिए वर तलाश करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ये सुनकर आरती का पिता भी अपनी सर को पकड़ लेता है और अब आरती ये समझ गई थी कि उसके पिता उसके लिए लड़का नहीं तलाश कर पाएंगे। जिसके बाद वो अपनी माँ को तैयार कर एक मैरिज ब्यूरो लेकर जाती है और वहाँ बैठे हर्ष को सब कुछ बताती है। अरे मैडम जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक से बढ़कर एक पुनीत दिखाऊंगा। हमारे पास बहुत सारे पुनीत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई पुनीत तो जरूर पसंद आएगा। सच्ची हर्षी, आपके पास बहुत सारे पुनीत जी हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला आपसे मजाक क्यों करूंगा मैं। पुनीत सुपरस्टार का क्रेजी इतना है, अच्छा है कि हर कोई उसका ट्रेंड और उसका लुक फॉलो कर रहा है। हाय हाय, लगता है अब तो मेरी बात यहाँ बन ही जाएगी। आरती ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी माँ को लेकर घर आती है। अगले दिन हर्ष द्वारा भेजा हुआ एक पुनीत नाम का लड़का घर आता है और काजल और आरती के साथ बैठ जाता है। उसका नाम पुनीत था और ये हूबहू पुनीत जैसा ही दिखता था, लेकिन इसमें एक कमी थी। वो क्या है आप खुद ही देख लीजिए। तो पुनीत बेटा, देखने में तो आप सच में पुनीत सुपरस्टार की तरह लगते हो। अब जरा ये भी बता दो कि क्या करते हो आप? जी मैं एक्टर हूँ, इंस्टाग्राम पर रील बनाता हूँ, डांसर हूँ, यूट्यूबर, शॉर्ट भी नाच लेता हूँ। वैसे आप क्या करती हैं आंटी? मैं फैशन डिजाइनर हूँ, लोगों के सूट सिलती हूँ। क्या माँ, आप भी मजाक उड़ा रही हैं अपने होने वाले जमाई का? देखो ना, पुनीत की तरह दिखता है और नाम भी पुनीत ही है। अरे बेशरम, नाम पुनीत है मतलब ये तो नहीं कि पुनीत नाम के बैल के साथ ब्याह दूं। ये नहीं दिखाई दे रहा कि भगवान ने परमानेंट इसके मुंह में सुपारी देकर भेजा है। पुनीत जी आप जाइए, हम आपको सोचकर बता देंगे। काजल ये बोलकर आरती के पहले पुनीत को वहाँ से रवाना कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। काजल सब लड़कों में कमियां निकाल दिया करती। ये सब होते देखकर आरती समझ जाती है कि काजल ऐसी तो उसकी बात किसी पुनीत से नहीं होने देगी। तो वो हर्ष के साथ अगले पुनीत से एक पार्क में मिलने का प्लान बनाती है, जहाँ एक लड़का हर्ष के साथ आता है जो कि बिल्कुल पुनीत की तरह नहीं लग रहा था। हर्ष जी, ये क्या है? ये तो पुनीत सुपरस्टार की तरह नहीं लग रहा। आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलवाया? अरे मैडम जी, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बात तो करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर इनमें पुनीत जी की क्या खूबी है। तो पुनीत जी, आपका आजकल के लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? ये आजकल के छपरी बेरोजगार नल्ले भिखमंगे अपने माँ बाप से नकली प्यार करते हैं इंस्टाग्राम की वीडियो में, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को लगे कि ये छपरी बेरोजगार किसी अच्छे पढ़े लिखे घर से हैं। अरे वाह वाह, क्या बोलते हैं आप? अरे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, पुनीत सुपरस्टार ने आग लगा दी भाई। आरती पुनीत को जब पुनीत सुपरस्टार के स्टाइल में बोलते देखती है तो वो खुश हो जाती है, जिसके बाद हर्ष भी समझ जाता है कि शायद इसको ये वाला पुनीत पसंद आ गया है।
जिसके बाद वो तीनों मिलकर पार्क के अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ लड़कियों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। उन्होंने एक शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी। ये लड़कियाँ कितनी सुंदर लग रही है ना, जरूर किसी अच्छे बड़े घर की होंगी। अरे साउथ दिल्ली की बेरोजगार और चप्पल चोर लड़कियां बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़कों को दिखाने के लिए हर संडे किटी पार्टी करती है और शॉर्ट ड्रेस डालती है ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़के को लगे कि ये किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। लड़कियों के बारे में पुनीत की ऐसी सोच देखकर आरती का मुंह उतर जाता है और हर्ष पुनीत को जवाब देता है। सुनिए भाई साहब, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, वो क्या पहने क्या करे, हमको कोई हक नहीं होता कि हम किसी को जज करें या उसे रोके टोके। इसलिए आइंदा से कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा संभल के बात करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्लाइंट है। और मैडम, आप जब इन्होंने लड़कों की बुराई की तो आप तो खुश हो गई, और लड़कियों की बारी आई तो आपका मुंह उतर गया। थोड़ी समानता रखिए मैडम, प्लीज। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, चल समझ गया। पुनीत ये बोलकर मुंह बना लेता है, लेकिन आरती को हर्ष का स्टैंड लेना कुछ भासा जाता है। उसे अच्छा लगता है कि हर्ष ने सही का साथ दिया, जिसके बाद वो हर्ष और पुनीत के साथ पूरा दिन समय बिताकर घर आती है और रात को खाना खाकर सोने जाती है। तभी उसके सपने में असली वाला पुनीत सुपरस्टार आता है। मैं जानता हूँ आरती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी फेम और पर्सनैलिटी से प्यार करती हो, इसलिए तुमको उसके साथ रहना चाहिए जो दिल का साफ और सच्चा हो। फर्क नहीं पड़ता उसका नाम पुनीत हो या सुमित, अगर वो तुमको दिल से पसंद है तो वो तुम्हारे लिए सही है। और उम्मीद है कि तुम अब अपने दिल में झांक कर देख पाओगी कि तुमको कौन पसंद है। पुनीत सुपरस्टार ये कहता है और अचानक ही उसका चेहरा आरती के सपने में हर्ष में बदल जाता है और ये देखकर आरती मुस्कुराते हुए कहती है, ओ, तो मेरा लॉर्ड पुनीत जैसा पति मेरा हर्ष है। मुझे अपने प्यार का इजहार उससे ही करना होगा। आरती ये कहकर हर्ष के ऑफिस में तैयार होकर जाती है और उससे अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ हर्ष के साथ एक सुंदर सी लड़की भी मौजूद थी जो उसको प्यार से बाबू बाबू बोल रही थी, जिसे देखकर आरती का दिल टूट सा जाता है। ओ, तो हर्ष इंगेज्ड है या ये इसकी बीवी है, तभी इसको बाबू बोल रही है। अरे बताइए ना आरती जी, कैसे आना हुआ आपका? वेल हाँ, मैं तो बताना भूल गया, मैंने आपके लिए ना 5 और पुनीत को शॉर्ट लिस्ट किया है। नहीं हर्ष जी, अब मुझे किसी पुनीत से शादी नहीं करनी, बस कोई ऐसा हो जो सच्चा हो और अच्छा हो और उम्र भर मेरा साथ दे, बस यही कहने में यहाँ आई थी। मुझे खुशी हुई मैडम ये जान के कि आपका बचपना दूर हो गया। वेल, इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन। पर ये तो आपको बाबू। ओहो मैडम जी, वो मेरे घर का नाम है, इनको कितना समझाया है कि मुझे इस नाम से ना बुलाया करे, ये तो मानती नहीं है। तेरे घर देर है अंधेर नहीं। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार जी, शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आरती ये बोलकर खुश होती है और हर्ष से अपनी दोस्ती को धीरे धीरे बढ़ाती है, जिसके कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। रविवार की शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमित खिड़की के पास बैठा बारिश को देखता हुआ ठंडे हवा के मजे ले रहा था। तभी उसकी बीवी मान्या पल्लू से पसीना पोंछते हुए कमरे में आती है और उसे खिड़की से साइड करते हुए कहती है, अरे थोड़ा सरको ना, पूरी खिड़की घेर कर खड़े हो, थोड़ी हवा मुझे भी खाने दो। खाओ जान, तुम पूरी हवा खाओ, लेकिन मेरे लिए जरा किचन से पकोड़े बना लाओ। पकोड़े? कितने चटोरे हो रहे हो तुम आजकल। अरे अभी किचन की सफाई करके आ रही हूँ, फिर से गर्मी में तुम्हारे लिए पकोड़े तलने जाऊँ? हाँ तो मैं भी मदद करवा देता हूँ। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, चाय के साथ पकोड़े ठूसेंगे मिलकर। तुम पकोड़ों की बात कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ कि आज चाय भी ना बनाओ। बाहर भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन किचन में जाकर देखो शोले भड़क रहे हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी मत बोलो। अरे तुमसे नहीं बोलूं तो क्या पकोड़े बनाने के लिए दूसरी बीवी लेकर आऊं? अच्छा जी, अब मेरी सौतन लाओगे? जाओ जाओ, जाकर खुद बनाओ और खुद खाओ। इतने अच्छे मौसम में क्यों मूड खराब करते हो? मूड तो तुमने मेरा खराब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, भीगो बारिश में, सर पर पानी पड़ेगा तो इसी बहाने दिमाग तो ठंडा हो जाएगा। तभी सुमित गुस्से में छाता लेकर बारिश में बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलता है कि एक पारुल नाम की लड़की अचानक से उसके छाते में आ जाती है। उसके हाथ में अखबार की एक पोटली होती है जिसमें से पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। तभी सुमित उससे कहता है, आप ऐसे? सॉरी, लेकिन मुझे अपने छाते के नीचे ही रहने दीजिए। वो क्या है ना, मैं पकोड़े की दुकान पर बैठे मस्त पकोड़े खा रही थी कि तभी बस आ गई तो मैं चढ़ गई। अभी यहाँ उतरी तो बस एक आप ही है जो इसके पास छाता था, तो मैंने बिना पूछे ही। ठीक है, तो आप ये छाता ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे पकोड़े गीले ना हो जाए इसलिए आपके छाते के नीचे आ गई। मैंने खाकर अभी खत्म कर देती हूँ। वैसे आप चाहे तो खा सकते हैं। जी मानती हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या है ना, मैं भीग जाऊँ तो चलेगा, लेकिन पकोड़े भीगने नहीं चाहिए क्योंकि स्वाद नहीं आएगा।
और मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है। अरे शर्माइए मत, लीजिए ना आप भी, मेरे पास बहुत है। इतना कहकर वो एक पकोड़ा सुमित को खिला देती है, जिसके बाद दोनों बारिश में छाते के नीचे पकोड़े खाते हैं और सुमित पारुल को कुछ दूर तक बातें करते हुए छाता देकर भेज देता है और भीग कर गुनगुनाते हुए घर आता है। सुन 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 बरसात की धुन सुन। क्या बात है, बारिश में भीगकर तो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हो। अभी जल्दी से कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तुम इस बारिश में बाहर से क्या ठूस कर आए हो सुमित? कहीं किसी चाय की टपरी पर पकोड़े तो नहीं खाए? हाँ खाए हैं, क्योंकि तुम्हें घर में पकोड़े बनाने में तो आलस आ रहा था, तो बस खा लिए मैंने। वाह क्या स्वाद था, आहा। ये कहते हुए वो कमरे में चला जाता है और मान्या उसे घूरती रहती है। समय बीतता है। इत्तेफाक से एक रोज सुमित और पारुल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां दोनों में बातचीत बढ़ जाती है और वो फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। एक रोज एक प्लेट में पकोड़े लिए पारुल सुमित के घर की घंटी बजाती है, तो मान्या दरवाजा खोलती है। पारुल झट से अंदर चली जाती है और उसे घर में देखकर सुमित हैरान रह जाता है। तभी मान्या कहती है, अरे ओ पकोड़े वाली, कहाँ घुसी चली आ रही हो और हो कौन तुम? तुम मुझे नहीं जानते सुमित, ये मुझे नहीं जानती। बताओ इसे मैं कौन हूँ तुम्हारी? अरे फिलहाल तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम निकलो यहाँ से। ओहो जान, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए पकोड़े बना कर लाई हूँ, अभी तक एक भी चखे नहीं है। मैंने सोचा कि आज हम दोनों साथ ही पकोड़े खाएंगे। आज तो मैं गया। सुमित, ये पकोड़े वाली मेरी सौतन है, ये क्या बकवास किए जा रही है तब से? सौतन तो तुम हो मेरी, क्योंकि सुमित को तुम नहीं मैं पसंद हूँ। ये बात सुनकर तो मान्या का सिर चकराने लगता है और वो गुस्से में आकर कहती है, मेरी किस्मत खराब है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ, पर मैं इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती। मान्या। ओहो बेबी, जाति बला को रोकते नहीं है, जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी मान्या गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, पर कुछ देर बाद ठंडे दिमाग से वो घर छोड़ने का ख्याल भूलकर अपनी सौतन को वहाँ से भगाने की तरकीब सोचती है। अगले दिन जब वो दोपहर में सोकर उठती है, तो उसे किचन से खाने की खुशबू आती है। वो जाकर देखती है तो पारुल गोभी के पकोड़े तल कर खा रही थी। ये देखकर मान्या कहती है, तुम पागल वागल हो क्या? ये कौन सा समय है पकोड़े खाने का? क्यों, पकोड़े क्या समय देखकर खाए जाते हैं? मेरा मन किया तो मैंने बना लिए। ये सब्जी और तेल मुफ्त का नहीं आता। मेरे किचन में मुझसे पूछे बिना कोई आलतू फालतू की चीज नहीं बनेगी। तुम भूल रही हो, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी खाने से रोक नहीं सकती। हटो मेरे सामने से। वो उसे धक्का देकर पकोड़े खाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पारुल रोज अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर खाया करती। ये देखकर मान्या तंग आ चुकी थी, तो वो फ्रिज में से सारी सब्जियां थैले में भरकर एक कोने में छुपा देती है। अब देखती हूँ ये पकोड़े खाने वाली सौतन किस चीज के पकोड़े बनाती है। घर के राशन का नाश कर रखा है। मान्या वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। कुछ देर में पारुल रसोई में आती है, तो देखती है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है और ना ही रसोई में। तभी उसकी नजर टोकरी में रखे बैंगन पर जाती है। ओहो, ये महारानी तो बाजार से सब्जियां ही नहीं लाई। अभी कौन से पकोड़े बनाऊं? बस ये बैंगन ही नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, आज बैंगन के पकोड़े ट्राई करती हूँ। तभी वो बैंगन के पकोड़े बनाकर प्लेट में लिए हॉल में जाकर खाने लगती है। मान्या कपड़े सुखाकर छत से नीचे आती है, तो उसे बैंगन के पकोड़े खाते देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी खोपड़ी में भेजा नहीं है क्या? बैगन के पकोड़े खा रही हो? हाँ, अरे अब रसोई में कोई सब्जी ही नहीं थी, प्याज भी नहीं था, तो मैंने इसलिए पकोड़े बना लिए बैगन के। कसम से क्या पकोड़े बने हैं, चक्कर देखो। दूर रखो, मैं बैगन की सब्जी नहीं खाती, तुम मुझे पकोड़े खिलाने की बात कर रही हो। पकोड़े खाने का इतना शौक किसे होता है? मुझे, क्योंकि मुझे हर तरह के पकोड़े खाना पसंद है। हाँ हाँ, दिख ही रहा है वो तो। हे भगवान, किसी पकोड़े खाने वाली सौतन गले पड़ गई है। इसके लक्षण देखकर तो लगता है इसे सूखी घास भी मिल जाए ना, उसे भी बेसन में घोलकर तल देगी। मान्या की पकोड़े खाने वाली सौतन दिन रात पकोड़े बनाकर उसके घर का तेल और बेसन तो खत्म करती ही, साथ ही हमेशा पकोड़े खाने के कारण बार बार डकारे मारा करती। अपनी पकोड़े खाने वाली सौतन से छुटकारा पाने के लिए एक रोज मान्या चुपके से पकोड़े वाले बेसन के घोल में जमाल गोटा मिला देती है और मन में कहती है,
आज के बाद इस सौतन महारानी ने पकोड़े खाने से तौबा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी मान्या नहीं। मान्या अपना काम करने लगती है तो पारुल उसी जमाल गोटा मिलाए बेसन के पकोड़े बनाती है। कुछ ही देर में सारे बनाए पकोड़े वो खुद ही चट कर जाती है। करीब आधे घंटे के बाद ही जमाल गोटा अपना कमाल दिखाता है और पारुल पेट पकड़े बाथरूम की तरफ भागती है, जहाँ पहले से सुमित अंदर होता है। अरे कौन कमबख्त गुस्सा है, बाहर आओ, मुझे जाना है। पारुल मैं हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी सुमित, बाहर आओ जल्दी। कुछ ही देर में सुमित बाहर आता है तो पारुल उसे साइड झटक कर बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद वो पूरे दिन बार बार टॉयलेट जाकर अपनी हालत खराब करती है और खुद से कहती है, आज के पकौड़े तो जान पर बनाए। हाय, तो पकोड़े खाने वाली सौतन कैसा महसूस हो रहा है जमाल गोटे वाले पकोड़े खाकर? यानी मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? बिल्कुल। और अगर तुम मेरे घर और मेरी पति की जिंदगी से नहीं गई ना तो इसी तरह मैं तुम्हारा खाना पीना जीना सब दुश्वार कर दूंगी। कहो अब यहीं रहना है मेरी सौतन बनकर या फिर? पारुल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस घर से निकल जाती है और कभी लौटकर वापस नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।